Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in Structural Engineering. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सब डिस्कशन करते हैं। फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। ये जो वीडियो है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर है, जो कि एक बेसिक सा है हर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, ज़्यादातर ब्रांचेस के लिए। ठीक है, मैकेनिकल हो गए या फिर आपका सिविल हो गए, इन सारों के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप अगर कोई साइट इंजीनियर हो या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हम इंजीनियर्स के लिए भी है। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि असल में होता क्या है, हम फार्मूले के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं ज़्यादातर। असल में हम जान नहीं पाते कि वो आता कहाँ से है। ठीक है, तो मैं हमेशा, मेरा जो वीडियो है वो इसलिए लेंथी हो जाता है कि मैं कोशिश करता हूँ हमेशा ये बताने को कि आपका वो फार्मूला कहाँ से आया है, और वो इस तरीके से बताने को मैं कोशिश करता हूँ कि ताकि आपको ज़िंदगी भर वो याद रह जाए, आपको किसी दूसरे बुक्स खोलना भी ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज का वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग ये एक मेथड है। ठीक है, आपका डिसअसेंबल करने का। अगर कंपोजिट बार है, एक्सियली लोडेड कंपोजिट बार, हॉरिजॉन्टली लोडेड, उसको आप कैसे अलग करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्टिव्स, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ तक कि गेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इनका हर एक चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम वी नोज द 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, हम ये जानते हैं, अच्छा इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो इस चैनल में डाला हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जाके वो वीडियो तुरंत देख लो तो पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम क्या है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स क्या है। ठीक है, चलिए हमारे जो 3 है वो क्या क्या है, मैंने यहाँ पे थोड़ा उसका ठीक है इंट्रोडक्शन दे दिया है। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी 0। ठीक है, एक बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 होना चाहिए, ये समेशन ऑफ एज इज इक्वल 0। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी 0, मैथमेटिकली दिस इज, एंड समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स मस्ट बी 0। ठीक है, अच्छा ये मोमेंट क्या है, फोर्स क्या है, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल पहले। चलिए, ये हो गया एक फिगर। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर अप्लाई करना है। तो कैसे करना, हम एक अच्छा एग्जाम्पल भी देख लेंगे, उससे आपका ज़्यादा जो भी कन्फ्यूजन अगर होगा तो वो क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट से पहले क्या करते हैं, ये हो गया एक एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, ये 3 डिफरेंट मटेरियल्स है। ठीक है, आप कलर से ही पता चल रहा होगा आपको। हैविंग डिफरेंट लेंथ्स L1, L2, L3 एंड डिफरेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E1, E2 एंड E3। मैंने सब कुछ डिफरेंट ले लिया है। ठीक है, ताकि उसके अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शन सेम होता है, कभी कभी क्या होता है लेंथ सारे सेम होते हैं, कभी कभी क्या होता है E1, E2, E3 जो होता है वो E ही होता है, मतलब मटेरियल सेम होता है, बस क्रॉस सेक्शन अलग होता है, लेंथ अलग होता है। मैंने सारे के सारे को क्या किया है, अलग कर दिया है, ताकि हम जो ओवरऑल एरिया है उसके ऊपर हमें आइडिया आ जाए, डोमेन के ऊपर, उस डोमेन के अंदर सारे आ जाएंगे फिर। ठीक है, डोमेन क्या है, मतलब बड़ा वाला एरिया, उसके अंदर सब आएंगे ना। ठीक है, ये हो गया फोर्स। यहाँ एक P1 लग रहा है, इस डायरेक्शन में P2, यहाँ P3, P4, ये जो सारे होते हैं ये अलग अलग होंगे। ठीक है, ये कभी एक नहीं होंगे। यही तो है हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग का एम, यही होता है। क्योंकि हमें क्या करना होता है वहाँ पे ना, आप जब क्वेश्चन देखो तो ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा, ये कभी भी सेम नहीं होंगे, ये अलग होगा, ये 10 किलो न्यूटन होगा, ये 20 होगा, ये 30 होगा, ये 40 होगा, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको दिया होगा। फिर आपको डिसअसेंबल करके उसको सॉल्व करना है, क्योंकि आप चेंज इन लेंथ, देखिए ये इसमें सिर्फ यही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेंज इन लेंथ कितना होगा, या फिर स्ट्रेसेस इन ईच बार्स। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in a video about that, you can see
सो मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें कंपोजिट बार अगर पैरेलल हो या फिर आपका सीरीज में हो तो उसका कैसे डिफॉर्मेशन निकालते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। वीडियो के अंत में उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अभी इस टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर कंसिडर करते हैं जहाँ पे आपको इंटरनल फोर्सेस दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये दोनों फोर्सेस दिया जाता है यहाँ। सो ये इंटरनल फोर्सेस वहाँ पे नहीं होता है। तो पहले वाले केस जो मैं पहला वाला वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ, तो अभी के वीडियो में चलिए आगे जानते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही हैं, यहाँ पे ना वर्टिकल फोर्सेस है ना ही मोमेंट्स हैं। तो चलिए यहाँ पे एक ही कंडीशन हम इक्विलिब्रियम का अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम का, क्या है ये वाला कंडीशन, पहले वाला, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी 0। सो इन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द कंपोजिट बार, अच्छा ठीक है, अलग कर दो। पहले क्या अलग कर दो, ये रेड वाला, ये येलो वाला, ये वाला, ठीक है। चलिए ये मैं यहाँ पे कलर में दिखा रहा हूँ, पर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं होगा, ये ब्लैक एंड वाइट में ही आएगा, इसलिए आप ध्यान से आप इसको अलग कीजिएगा, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। चलिए यहाँ पे क्या था, P1 था, ठीक है। अच्छा, हमेशा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग में एक कॉन्सेप्ट ये है, आप किसी एक साइड से हमेशा शुरू कीजिएगा, यहाँ बीच में से शुरू मत कर दीजिए, ठीक है, गलत हो जाएगा। आइदर इस साइड या फिर इस साइड से आपको शुरू करना होता है। चलिए मैं लेफ्ट साइड में शुरू करता हूँ, ठीक है। सो इस साइड में ये है P1। सो आपके जो ईच सेक्शन है बॉडी का, उसमें इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, अगर लेफ्ट को P1 लग रहा है तो राइट को भी P1 ही लगना चाहिए। ये तो इक्विलिब्रियम है बॉडी का, ठीक है, आप ये तो समझ रहे होंगे। अच्छा, पर आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा, यहाँ पे सर ये तो P2 दिया गया है, आपने कैसे मतलब P1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। असल में आपको लिखना पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, आप आगे जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब आप समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो P2 था, इसको हमें रिप्लेस करना होगा इससे, किससे, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसमें क्या होगा, देखिए P1 माइनस P2, आपको ये पहले वाला भी जो भी फोर्स होगा यहाँ पे इसका, एंड आपका जो दूसरा फोर्स यहाँ पे लगा होगा, कौन सा, ये P2, इसका डिफरेंस देखना होगा क्या है। फिर वो जो डिफरेंस है उसके हिसाब से इसका डायरेक्शन होगा। मैंने यहाँ लेफ्ट से राइट दिखाया हुआ है, कभी कभी हो सकता है ये इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपका नेगेटिव आ जाए तो फिर वो कॉम्प्रेसिव हो जाता है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना होता है, क्या, वो प्रॉब्लम में मैं आपको समझाऊंगा। आप बस ये याद रखना कि मैंने एक चीज़ बोला है यहाँ पे इस जंक्शन पे, ठीक है। अच्छा, ये P1 माइनस P2 हो सकता है। अच्छा, आप बोलो कि सर आपने और P4 माइनस P3 भी यहाँ पे क्यों लिखा है, क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हो सकता है कोई मुझसे सहमत ना हो, ये राइट साइड से करने के लिए उसके दिमाग में आया हो, तो यहाँ से चलेगा। तो अगर यहाँ P4 है तो इस डायरेक्शन में फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सा फोर्स लगेगा, P4 यहाँ, तो P4 यहाँ भी लगेगा। यहाँ पे देखिए, ये हो गया P4, ये हो गया P4, ठीक है। अच्छा, अगर इस डायरेक्शन से कोई आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए P4 माइनस P3 होगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो पहले से था उसके बीच में डिफरेंस निकालना होगा, यहाँ पे P4 P3। सो ये हमेशा इसके साथ सेम ही होगा, आप P1 माइनस P2 कर लो या फिर P4 माइनस P3 कर लो, ये सेम वैल्यू आएगा। कैसे आएगा, मैं बोलूँ, आप इसको मतलब एकदम ले जाओ अंदर, ये तो नहीं हो सकता, दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकल करके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप बस याद रखिए, अगर लेफ्ट डायरेक्शन से आ रहे हो तो यहाँ पे जो भी आपका फोर्स था और यहाँ पे जो दिया गया होगा क्वेश्चन में, उसका डिफरेंस हमें निकालना है। अगर इस डायरेक्शन से आ रहे हो तो यहाँ दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो निकालना होता है, ठीक है। तभी पता चलता है कि ये वाला बॉक्स जो है इंटरमीडिएट बॉक्स या फिर इंटरमीडिएट मटेरियल, उसमें कितना फोर्स लगेगा। चलिए, ये भी इक्वल ही होगा दोनों साइड में, ठीक है। सो नोट क्या है यहाँ लिखा है कुछ, चलिए पढ़ लेते हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच इंडिविजुअल बार मस्ट बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, इंडिविजुअल बार्स में
क्या कह रहा है नोट कि फोर्स जो एक्टिंग कर रहा है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम ही होना चाहिए, मतलब ये P1 है मतलब ये भी P1 होना चाहिए, ये P1 माइनस P2 है तो ये भी P1 माइनस P2 ही होना चाहिए, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये इधर तो ये उधर होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा, अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम करने से पहले ये फॉर्मूलेशन थोड़ा देख लेते हैं, जो भी बुक्स में लिखा गया है वो सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, आपको कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्या है देखिए, देन आज यूजुअल द इलोंगेशन ऑफ द होल बार, हमें पता ही है इलोंगेशन जो टोटल इलोंगेशन होता है बार इन सीरीज, उसका वीडियो देख लो जाके, मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है। उसमें क्या होता है, जितने भी बार्स होते हैं उन सब का इंडिविजुअल जो इलोंगेशन होता है उनको हमें ऐड करके टोटल इलोंगेशन निकालना होता है। अच्छा, ये इंडिविजुअल इलोंगेशन का फॉर्मूला PL/AE है, ये हमेशा सबको पता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्यों P1, L1, A1, E1 ऐसा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल है, फर्स्ट मटेरियल, सेकंड मटेरियल, थर्ड मटेरियल, इसका सब कुछ अलग अलग है। क्या है देखिए, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, E अलग है, लेंथ अलग है, P जो एक्ट कर रहा है वो भी यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P3 है, तो इसलिए अलग अलग आ रहा है। तो इसलिए जो भी फोर्स वहाँ पे लगेगा उसके हिसाब से ये P1, P2, P3 हो जाएगा, जो भी लेंथ होगा वो L1, L2, L3 हो जाएगा, जो भी यंग्स मॉडुलस होगा डिफरेंट मटेरियल के हिसाब से वो भी चेंज होगा। इसलिए मैंने फॉर्मूला को इस टाइप में लिखा है। ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला। बाकी सारे बुक्स में जो है ये वाला आपने देखा होगा, तो यहाँ ये कौन से केस में होगा, ये तो बिल्कुल जनरल नॉलेज है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। इफ़ लोड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम फॉर ईच पार्ट, अगर लोड जो है वो सेम हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम हो तो क्या होगा, हमें P जो है P1, P2, P3 के जगह पे P लेना है। एरिया सेम हो गया तो A लेना है, तो ये P/A जो हो रहा है यहाँ पे वो कॉमन टर्म बन रहा है, इसको इक्वेशन से बाहर निकाल दो। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये दूसरा केस देखिए, इफ ओनली क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम, कोई बार्स में ऐसा होता है किसी क्वेश्चंस में जिसमें सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होता है, ज़्यादातर केस में ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होता है, ये आपको लोड अलग दिया होता है, ये वाला केस ज़्यादा आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फिर P जो है वो तो P1, P2, P3 रहता है, A जो है वो सारे सेम हो जाता है, इसलिए हमने इसे बाहर निकाल दिया। ये हो गया फॉर्मूला, इसको कोई रट्टा मार के याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो ये समझ गया तो ये बस आपको याद रखना है। टोटल इलोंगेशन अगर बार सीरीज में लगा हुआ है तो सारे इंडिविजुअल बार्स के हमें चेंज इन लेंथ निकालना होगा, बस ऐड कर देना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, What will happen if area and Young's modulus will same for each part? ये आंसर मैं आपका देखना चाहता हूँ। चलिए दिमाग थोड़ा लगाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपके सारे जो भी कॉम्पिटिटिव्स हैं लिख के रख लो, ये आएगा ही आएगा। चलिए, ए कंपोजिट बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, बोल दिया है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब यहाँ पे सर्कल उस क्रॉस सेक्शन इसका एरिया दिखा नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोल दिया गया है कि क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर है। हैविंग 3 डिफरेंट मटेरियल, 1 2 3, हाँ दिख रहा है। स्टील, पहला स्टील हो गया, E उसका दे दिया गया है। ब्रास हो गया दूसरा, ठीक है, E उसका दे दिया गया है 95 GPa। कॉपर उसका भी दे दिया गया है। लोडेड आज शोन इन फिगर। अच्छा ठीक है, अब देखिए कौन से फोर्स, सारे फोर्स अलग है ना, मैंने बोला था। मान लीजिए ये P1, P2, P3 एंड P4 है। ठीक है, चलिए इसका डायमीटर हो गया 40, ये बड़ा वाला का 60, ये जो कॉपर है इसका 30। स्टील का लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ स्टील 500, लेंथ ऑफ ब्रास 800, 300। आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टील, ब्रास एंड कॉपर। सो क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस इन ईच मटेरियल, मतलब स्टील, ब्रास एंड कॉपर में कितना स्ट्रेस आ रहा है, मतलब सिग्मा S, सिग्मा B, सिग्मा C। ठीक है, सो सबस्क्रिप्ट में जो लगा रहा हूँ वो स्टील, ब्रास एंड कॉपर है। सिग्मा S मतलब सिग्मा स्टील, सिग्मा B मतलब सिग्मा ब्रास, सिग्मा C मतलब सिग्मा कॉपर। ठीक है, एंड टोटल इलोंगेशन ऑफ द कंपोजिट बार, मतलब आपका डेल्टा L इसने पूछा है क्वेश्चन ने। ठीक है, चलिए पहले मैं हमेशा बोलता हूँ एक प्रॉपर एल्गोरिदम फॉलो करना है हमेशा प्रॉब्लम करते वक्त। पहले डाटा गिवन क्या होता है, देखिए लेंथ ऑफ स्टील दिया गया है, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे, सर्कल है, डायमीटर है,
सो ये बच्चों का खेल है, ठीक है। π/4d² करना है सिर्फ, और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दिया गया है शायद, हाँ 210 GPa, जी मतलब 10⁹ पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हमें कन्वर्ट करना है क्योंकि बाकी सारे हमारे जो यूनिट्स हैं वो mm में है, इसलिए कन्वर्ट करने के बाद 210 × 10⁻³ न्यूटन पर mm² आएगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्सन आपको ये एक बेसिक सा नॉलेज है जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे आपको कैसे ये यूनिट कन्वर्ट किया जाता है, वो देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा स्टील का हो गया, वैसे ही ब्रास का एंड कॉपर का सारे निकाल लो। लेंथ ऑफ ब्रास कितना है 800, एरिया ऑफ ब्रास π/4 × डायमीटर ऑफ ब्रास कितना दिया गया है, डायमीटर कहाँ चला गया, हाँ ये हुआ 60 mm है, तो ये ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर आपका यंग्स मॉडुलस है, ये कॉपर के लिए सिमिलरली लेंथ, एरिया एंड यंग्स मॉडुलस, ठीक है। चलिए अभी सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द कंपोजिट बार टू गेट फोर्सेस ऑन ईच मटेरियल्स, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, किसी एक साइड से हमें शुरू करना है, तो P1 से शुरू करते हैं, लेफ्ट, ठीक है। आप P4 से शुरू करो, मैं P1 से कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं बीच में पहुँचते पहुँचते सही हो रहा है या नहीं। सो P1 मतलब मेरा यहाँ पे था 45, सो मुझे यहाँ पे 45 है, तो इस अगर लेफ्ट में ये स्टील के ऊपर यहाँ 45 लग रहा है, तो यहाँ पे राइट डायरेक्शन में भी 45 लगेगा, ये इक्विलिब्रियम का रूल है, ठीक है। चलिए अभी ये जंक्शन आ गया फिर यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 20 kN इन राइट डायरेक्शन लग रहा है। तो चलिए P1 से इसको माइनस कर देते हैं, P1 - P2, ये वाला रूल, ठीक है। ये याद है ना, आप इधर से आ रहे हो, मैं इधर से जा रहा हूँ, P1 - P2। सो ये हो गया 45 - 20 कितना है 25 kN। अच्छा ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, अभी ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका डायरेक्शन आपको इसके हिसाब से देना होगा, किसके हिसाब से, ये जो डायरेक्शन है ना, आपको देखना है कि जो रिजल्टेंट है वो हमेशा इतना रहना चाहिए 20 kN टूवर्ड्स राइट इस सेक्शन पे। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस सेक्शन पे अगर मैं लूँ, यहाँ पे मुझे 45 इधर जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे मेरा रिजल्ट 25 kN मिल रहा है। तो मैं इसे कैसे लगाऊं ताकि मेरा जो रिजल्टेंट है वो 20 kN रहे और वो उस डायरेक्शन में रहे जो भी मेरा क्वेश्चन मुझे दिया गया है। सो कौन से डायरेक्शन में चाहिए, अगर 45 इधर जा रहा है तो अगर हम उल्टे डायरेक्शन में 25 ले जाए तो वो माइनस हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर बचेगा 20, ओनली 20 बचेगा, सो जो कि आपको चाहिए इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी मुझे 45 kN के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन होता मान लीजिए 70 kN हो जाए, या 20 ना लिखा हो के यहाँ पे मान लीजिए 80 लिखा होता, ठीक है। तो क्या हो जाता, यहाँ पे मुझे जब डिफरेंस निकालना होता, मुझे 45 एंड 80 के बीच में डिफरेंस चाहिए। तो जितना भी निकल रहा है, कितना निकल रहा है, शायद 35 और 45 + 5 हो गया आपका 50, हाँ 35 निकल रहा है। सो वो 35 किधर जाता फिर, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट उस वक्त चाहिए होता यहाँ इस डायरेक्शन में आपका 80। सो इसलिए उस टाइम पे ये जो फोर्स होता है वो सेम ही डायरेक्शन में हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पे 80 चाहिए होता है वहाँ पे, ठीक है, उस वक्त, इस केस में नहीं, ठीक है। थोड़ा दिमाग में आपको प्रेशर डालना होगा यहाँ पे। चलिए, पर इस केस में हमारा क्या है, अच्छा तब उसमें क्या होता है, डायरेक्शन इधर होता, तो ब्रास के लिए वो फोर्स कंप्रेसिव हो जाता 35 kN, ताकि टोटल जो हुआ वो हमारा 80 हो जाए, ठीक है। पर यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दिखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा है कि 20 kN ही इधर रहना चाहिए, तो मतलब ये 45 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कम करना है। कितना कम करना है, 25 कम कर दो, तो यहाँ पे रिजल्टेंट है जो 20 रह जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ इतना है तो आंखें मूंद के आप इस डायरेक्शन में जस्ट उसका डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए, ये लेफ्ट
ये लेफ्ट जा रहा था तो ये राइट आएगा, उतना ही आएगा 25 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए फिर आप कॉपर के ऊपर आ जाइए, लास्ट में कितना है इसको कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये अगर रिजल्टेंट यहाँ 55 है तो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में उल्टा 55 ही लगेगा। जो भी आप, अगर मैंने पहले बोला था कि अगर मैं इस डायरेक्शन से शुरू कर रहा हूँ, आप इधर से शुरू करो, तो जो भी इधर से आ रहे होंगे वो क्या देखे होंगे, ये देखिए ये 55 हो गया तो ये भी 55 होगा ऑटोमेटिकली। दिस इज ड्यू टू द इक्विलिब्रियम। तो इस सेक्शन में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाता, 55 माइनस कौन सा होता, जहाँ जो भी यहाँ पे दिया गया है 30, तो 55 माइनस 30 कितना हो रहा है, 25 ही तो है, जो पहला वाला था 45 माइनस 20 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी देखते हैं इसका डायरेक्शन कहाँ किधर होता। ये हमने निकाला 25 इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए डायरेक्शन देखने के लिए हमें ये डायग्राम को कंसीडर करना पड़ेगा। हमें ये बोल रहा है कि ये इस डायरेक्शन में 30 रहना चाहिए। अगर हम ध्यान दे तो इधर 55 है तो फ्री बॉडी डायग्राम में इधर 55 हो गया, तो मतलब अगर इस डायरेक्शन में देंगे उल्टा तभी वो नेगेटिव होके 30 बचेगा, 55 से 30 आ जाएगा, मतलब 25 घटने के बाद। सो घटाने के लिए हमें क्या करना है, इसके साथ जोड़ना नहीं है, सो सेम डायरेक्शन में नहीं करना है, अपोजिट डायरेक्शन में देना है, इसलिए ऑटोमेटिकली 25 जो है वो लेफ्ट से राइट एक्ट करेगा इस पॉइंट पे। तो अगर आप लेफ्ट से कर रहे हो या फिर राइट से, कोई दिक्कत है नहीं, आप दोनों ओर से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा फ्री एंड से शुरू कीजिएगा, लेफ्ट या फिर राइट से, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है, नहीं चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया 3। ठीक है, स्टील बार एंड कॉपर में हमने फोर्सेस एक्टिंग निकाल लिया, कौन कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये 45 हो गया, ये 25 हो गया, ये हो गया 55 किलो न्यूटन। ठीक है, सो ये हो गया P ऑन स्टील, P ऑन ब्रास, P ऑन कॉपर, PS, PB एंड PC. So these are the forces acting. So the main objective of superpositioning is to find out the forces acting individual portions of the composite bar. ठीक है, चलिए अभी तो बहुत आसान हो गया, आप सब निकाल सकते हो। मैं जितना सोच रहा हूँ आप आराम से कर सकते हो। स्ट्रेस इन स्टील मतलब सिग्मा इन एस, लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोड 45 है ना, यहाँ पे किलो न्यूटन में है तो इसे तो न्यूटन में लेना पड़ेगा क्योंकि जो एरिया है वो mm में है। तो चलिए इसको 45,000 कर दीजिए क्योंकि किलो न्यूटन से न्यूटन कन्वर्सन हुआ है, डिवाइड बाय एरिया, ये हो गया। वैसे ही आपका ब्रास का, कॉपर का आप निकाल लीजिए। अगर मैं कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है। ठीक है, सो नाउ ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। हमने स्ट्रेसेस निकालने इस बार का जो भी स्ट्रेस था, फिर हमें इलोंगेशन निकालना है, टोटल इलोंगेशन। तो यहाँ पे इलोंगेशन ऑफ स्टील प्लस इलोंगेशन ऑफ ब्रास प्लस इलोंगेशन ऑफ कॉपर हमें निकालना है। चलिए यहाँ पे हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से ले आए आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेस है ना, तो ये स्ट्रेस अगर हम रिप्लेस करें इसके साथ तो ये होगा PS बाई AS। सो दिस इज PS बाई AS, ओके, PS इंटू LS बाई AS इंटू ES, यही है ना। सो इसको डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया है सिग्मा S। वैसे ही PB एंड AB इसके जगह पे मैंने सिग्मा B लिख दिया है। फिर PC एंड AC उसके जगह पे मैंने सिग्मा C लिख दिया है। और बाकी जो है वो यही है, ये वाला फार्मूला ये सेम है। ठीक है, यहाँ पे 1 1 2 2 ऐसे था, वहाँ पे हमने स्टील ब्रश कॉपर ऐसे लिया हुआ है। ठीक है, चलिए और एक दूसरे एंगल से आप देखें तो आप जानते हो इलोंगेशन क्या होता है, स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन क्या होगा, स्टील में स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इनटू ओरिजिनल लेंथ, तो हो गया आपका चेंज इन लेंथ। ठीक है, उस टाइप से भी आप समझ सकते हो। तो ये हो गया, यहाँ पे बस वैल्यू डाल दीजिए, निकल जाएगा। इतना निकल रहा है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर हमेशा याद रखिए किसी एक डायरेक्शन से आप शुरू कीजिए। ठीक है, मैंने जो भी यहाँ पे नोट्स दिया है उसे अच्छे से देखिए, फिर आप सब कुछ समझ जाओगे। थैंक यू।